हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, वो क्या होता है क्या नहीं होता, एज वेल एज हम ये देख चुके हैं भी अगर एक डाइपोल की एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल और एनी जर्नल पॉइंट पे हमें क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो कैसे निकालते थे, कैसे नहीं निकालते थे, वो भी हम देख चुके हैं। आज के हमारे बेसिकली यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जो लास्ट वाले के ऊपर ही उसका एक पार्ट कह सकते हैं, एंड सेकेंड टर्म जो हमें देखनी है बेटा भी अगर किसी डाइपोल को किसी फील्ड में रख दो, किसी डाइपोल को किस में रख दो, किसी फील्ड में, तब उसका बिहेवियर क्या होगा। और बिहेवियर के साथ साथ हमें यह देखना है भी क्या वो अपनी पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी गेन करता है या नहीं करता। तो आइए देखते हैं दोनों आर्टिकल्स हमारे क्या कुछ रहेंगे और क्या कुछ नहीं है। बच्चों देखिए बेटा, एक लास्ट ही हमारे पास बिहेवियर को देखने से पहले जो आपने भी एक लास्ट आर्टिकल पढ़ा था भी जर्नल पॉइंट पे फील्ड निकालना, वहां पे आपको याद हो बेटा, आपने जब अल्फा निकाला था टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, आपका रिजल्ट आया था। ये आ गया था नहीं आ गया था। अब बेटा बेसिकली आपको ये देखना है, अगर मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछा जा चुका है, कॉन्सेप्ट्स में कह सकते हो, स्कूल एग्जाम्स में भी आ चुका है भी। आपको कह देंगे भी यार ऐसा हम कौन सा एंगल थीटा रखें, कौन सा एंगल थीटा रखें भी जिस एंगल पे आपको पता है यहां दो फील्ड लगती थी, एक E1, यहां पे कौन सी लगती थी बेटा E2 भी, और इसकी वजह से E नेट कुछ यहां लगता था, है ना। तो आपको ये कहा गया भी ऐसा कौन सा एंगल थीटा रखें, अरे जिसके लिए E नेट इज परपेंडिकुलर टू P। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन दे दिया, बाकी और भी एंगल बना सकते हैं बट ये स्टैंडर्डाइज है। क्या कहा भी थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम कह रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालने, देखो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। एक बात बताओ बेटा, ये एंगल थीटा से रोटेट हुआ, ये एंगल कितने से रोटेट होता था, अल्फा, याद है नहीं। देखो ये भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज और घुमा तो ऐड हो गया, तो P और E में टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। तो आपने यहां से सिंपल क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो कहा है भी जो थीटा प्लस अल्फा का एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री। यार इसका फॉर्मूला सुना, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ही क्या होता है बेटा, 1/0, 1/0 जो स्टैंडर्डाइज माना गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, 1 इंटू दिस सम, तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस टेंजेंट ए की जगह बेटा यहाँ थीटा मान ली क्योंकि हमने थीटा माना हुआ है, तो टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस टर्म मल्टीप्लाई विद दिस वन, इट बिकम 1 या 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। तो अगर ये 0 आ चुका है तो क्या उसको उधर फेंक दें, तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट अल्फा, है ना, इक्वल टू 1। इसको उधर फेंक दो, इसको उधर फेंक दो, कोई फर्क नहीं है ना। और आपको पता है टेंजेंट अल्फा कितना होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। उसने अल्फा नहीं पूछा, ध्यान देना, क्या पूछा है, थीटा। अगर अल्फा पूछ लेते तो थीटा की रख देते, टेंजेंट थीटा बिकम 2 अल्फा। तो क्या करते हैं यहाँ पे यार इस केस में, तो कितना हो गया, टेंजेंट थीटा इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो टेंजेंट थीटा बेटा √2 आगे नहीं आ गया, टेंजेंट थीटा √2 आ गया, तो दिस इंप्लाइज जो इसके लिए थीटा चाहिए बिकम टेंजेंट इनवर्स ऑफ √2। मतलब अगर उसे इतने एंगल पे रख दिया जाए, इतने एंगल पे रख दिया जाए तो देन उस पे डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये यहां तक समझ में आ गया बेटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपसे वहां पे पूछा जा सकता है। मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, आसान है नहीं है। इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे बेटा एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, देखो छोटा सा।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं भी मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, ध्यान से सुनना, क्या कह दिया जाए, दो डाइपोल्स हैं, फिर इसका बिहेवियर भी डिस्कशन में करेंगे, नोट मेक पॉइंट। बेटा अगर आपको ये कह दिया जाए भी मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, एक सपोज करते हैं इधर जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है P1 वेक्टर, कोई दूसरा डाइपोल है कौन सा P2, और दोनों वेक्टर है, तो सीधी सी बात है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सीधी सी बात कह दूं, क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे? यस करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है यार। मैं कह दूं भी अगर P1 एंड P2 दो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका एंगल कितना है थीटा, तो क्या इनकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, आएगा ही नहीं आएगा? तो वो उसका नेट आ जाएगा, और नेट निकालने का आपको तरीका पता ही है, नेट अल्फा कैसे निकालते थे याद है ना, आप यहाँ पे इसकी मदद से एक पैरेललोग्राम बनाते थे, कुछ याद है, P2 का इधर कंपोनेंट जाता था कितना होता था P2 साइन थीटा, ये कितना आता था P1 नहीं सॉरी P2 कोस थीटा, ये वाला कितना होता था आपका P1, कंफर्म याद है नहीं है ट्रायंगल यार, वही है सारा का सारा सेम, खिचड़ी तो नहीं बन रही, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका टेंजेंट अल्फा आप निकालते थे यहां से परपेंडिकुलर, मतलब कितना बेटा P2 साइन थीटा बाय P1 प्लस P2 कोस थीटा, अल्फा विद P1 है ना। तो आपको ये सारी टर्म्स में पहले क्लियर करवा चुका हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है क्या नहीं होता, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट आपके पास इतना वो नहीं आएगा, बट हाँ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, जैसा कि अभी आपने देखा अभी P1 और अगर P2 को किसी एंगल थीटा पे रख दिया जाए तो उनके बीच में नेट पी नेट कैसे निकालते थे, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा ही हुआ है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर अपने बिहेवियर पे आ जाएंगे। अगर बेटा मैं कहता हूं भी मेरे पास यहाँ पे एक्सिस मान लेते हैं, लेट ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या मान लीजिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अगर मैं कहता हूं भी मेरे पास सपोज करो यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है, जो चार्ज कितना है बेटा प्लस Q, और ये जो चार्ज है इसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा a,0 मान सकता हूं। मैंने कहा बेटा दूसरा यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है जो कितना है -Q, और इस पे कोऑर्डिनेट कितने हैं -a,0, पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। अगर मेरे को यही चीज यहाँ कह दी जाए कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ रखा है, वो कितना है बेटा -Q, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने 0,a, और यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है +Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-a, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए भी इन चारों की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड पूछ ले, पहला पॉइंट। दूसरा तरीका क्या रहेगा, हमारे पास ये पूछ ले इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, एक चीज वो भी पूछी जा सकती है, बढ़िया। तो बेटा एक बात ध्यान देके चलना, अगर मुझे किसी पॉइंट पे फील्ड पूछ ले तो या तो चारों की वजह से अलग अलग निकाल के उसका सम करो, वेक्टर सम, उससे ज्यादा बेटर रहता है। अब आप यहाँ पे एक पेयर बनाने की देखो कोशिश, क्या पेयर बनते दिख रहे हैं? देखो नेगेटिव पॉजिटिव पेयर बन रहे हैं। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी सेपरेशन पे रखते थे, फिक्स सेपरेशन पे, तो दे विल फॉर्म व्हाट, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें रिजल्ट पता है, वहां से सीधा लगाएंगे, टेंशन ही खत्म है ना। तो देखिए बेटा, देखिए अगर आपको ध्यान से देखे तो यहाँ पे दो पेयर बनते दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अच्छा ये बताओ बेटा डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? कहा थी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मतलब पहले डाइपोल की डायरेक्शन कहां है, नीचे। मैंने कहा लेट ये दिस इज P1, मतलब यहां नीचे की तरफ एक डाइपोल आएगा जिसका डाइपोल मोमेंट P1 विच इज इक्वल टू Q इनटू सेपरेशन, ये A, तो इसका कितना हो गया 2A। अच्छा अगर इसकी बात करूं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इधर, लेट ये P2, ये भी कितना होगा मैग्नीट्यूड में Q इनटू 2A। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है भी दो डाइपोल मूवमेंट्स को कितने एंगल पे रखा गया है 90 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी है वैसे देखा जाए, इसलिए इसका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, ये तो क्लियर है। और ये पी नेट होगा कितना बेटा, आपको पता ही ना पी नेट का फॉर्मूला क्या था, याद है? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, कोस 90 बाहर में गया, ये तो गया 0। तो ये कितना है, P1 भी P है, P2 भी P है, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना आ गया 2P स्क्वायर, मतलब P इंटू √2, मतलब √2 Q इंटू 2A, दैट्स द नेट डाइपोल मोमेंट। समझ पा रहे हो? और ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है यार, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में या वाई एक्स प्लेन में, या सॉरी
एक्स एंड नेगेटिव वाई प्लेन में, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके प्लेन की डायरेक्शंस वगैरह आपको सारा क्लियर करवा रखा है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वगैरह की डायरेक्शंस होती हैं, तब इस वाले में भी हो जाएगा। यहां तक क्लियर बेटा? चलिए एक बार बेटा इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट बेटा हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आइए हमारा एक मेन आर्टिकल देखेंगे जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अरे इस आर्टिकल ने क्या कहा? बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भी जब आप एक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। अब देखते हैं उस पर क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं। देखिए बेटा बिल्कुल इजी सा आर्टिकल है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या होता है भी जब आप किसी लाइंस को पैरेलल में रखते हैं तो दे विल फॉर्म व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान सकते हैं नहीं मान सकते? आप थोड़ा इक्वल डिस्टेंस से ले लीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा मैंने कहा लेट्स सपोज करते हैं आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जिसको ई बोल दिया। अगर बेटा मेरे को ये कह दिया जाए भी अगर आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए, मैंने कहा लेट बेटा कोई आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे बेटा चार्जेस कितना है -q, और यहां पे लेट चार्जेस कितना मान लिया जाए +q, ये बीच में भी हो सकता है कहीं मर्जी। ठीक है, और मैंने कहा लेट इसने इस लाइन को जो ज्वाइन किया इसकी सेपरेशन कितनी है 2a। यहां तक क्लियर है? और हमने कहा लेट इसने जर्नली जो इसके साथ एंगल बनाया, चाहे वो सेंटर से ले लो या इस साइड से ले लो, बातें की रहेगी। मैंने कहा लेट इसने इसके साथ जो एंगल बनाया दिस एंगल इज थीटा। देन अब मुझे ये देखना है, अब ये थीटा यहाँ 0 भी हो सकता है, 20, 40, 70, 180 कुछ भी हो, मुझे ये देखना है इसका बिहेवियर क्या होगा, इस पे क्या कुछ एक्सपीरियंस होगा। देखिए बेटा आपको अलग अलग अगर मैं स्टडी करूं, आपको पता है यहाँ पे एक डाइपोल है, क्या है? डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा P, और ये P कितना होगा आप सभी जन जानते हैं, Q इंटू इसकी लेंथ, Q इंटू 2a। लेट इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या करा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, वही सेम लाइन which is equal to Q into 2a is placed in a uniform electric field। किसमें प्लेस किया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एंगल थीटा। यहां तक कंफर्म। अब आपको पता है अगर किसी चार्ज +q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते थे तो उस पर एक फोर्स लगता था। क्या लगता था बेटा? फोर्स। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन, और वो कितना था? Q into E। आपको याद है बता चुका हूं भी अगर किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगता था Q into E। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, अगर बेटा नेगेटिव है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक कंफर्म है? तो एक बार बताइए बेटा, जितना फोर्स है तो एक ही चीज डाइपोल में, अब बताओ जितना फोर्स पॉजिटिव पे आगे की तरफ लगा उतना ही फोर्स नेगेटिव पे पीछे की तरफ लगा। मतलब अगर आगे 5 लगा तो पीछे भी 5 लगा, बोथ एन अपोजिट डायरेक्शन। तो जिस वजह से नेट फोर्स कितना लगता है? 0। हियर नेट फोर्स इज 0, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बट यहां पे एक बात ध्यान देने की है बेटा, भी हमारे पास जो इस फोर्स पे लगने वाला लाइन ऑफ एक्शन है, क्या है? लाइन ऑफ एक्शन वो ये है। इस फोर्स पे लगने वाला लाइन ऑफ एक्शन ये है। यार लाइन ऑफ एक्शन समझते हो? लाइन ऑफ एक्शन का मतलब बेटा जैसे आप +1 में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। लाइन ऑफ एक्शन ने क्या कहा? जिसके अबाउट आप रोटेट होते हैं, सीधी सी बात है। या फोर्स जिस लाइन के अबाउट आ रहा है, मैंने कहा इस बॉडी के ऊपर मुझे फोर्स लगाना है। कैसे कैसे लग सकता है? देखो अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ये इसका क्या है? लाइन इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। मैंने कहा ऐसे लगाया है ना, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। पॉइंट क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा? अगर बेटा दो बॉडीज पे लगने वाला लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, नेचर ने क्या कहा, अगर दो बॉडीज पे लगने वाला लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो उस पर टॉर्क नहीं आता, टर्निंग इफेक्ट नहीं आता। कैसे? जैसे मैंने कहा इस पे लगाने वाला फोर्स इधर लगा लूं, ये इधर लगा रहा हूं, क्या घूम रहा है? नहीं। अच्छा मैंने कहा इधर से भी लगाया, इधर से इधर लगा रहा हूं, क्या घूम रहा है? नहीं। मैंने कहा इधर खींचो, इधर खींचो, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसको खींचूंगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। देखो ऐसे खींच रहा हूं, घूम नहीं रहा, बट एक कर दूं, एक कर दूं, या इसको पकड़, इसको एक क्विल वाले ये लगा रहा हूं, खुद सोच, इसका ये रहा, इधर से आ रहा है, इसका सपोज कर इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है। तो बेटा अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है तो उसमें एक फोर्स लगता है या टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क कभी प्रोड्यूस नहीं होती। और आप सभी ने बेटा सुना हुआ है
बी टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, हियर फोर्स नेट इज जीरो, फोर्स नेट इज जीरो, बट लिखेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज डिफरेंट, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, देयरफॉर दे विल प्रोवाइड टॉर्क। और आप सभी जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुना नहीं सुना? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले यार, बिल्कुल रद्दी केस है। देखो एक दो तरीके थे, एक तो 2a ने इसके साथ एंगल बनाया, 2a cos थीटा गया, इधर गया 2a sin थीटा, 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहां से निकल गया। बट बुक वाले या स्कूल वाले थोड़ा सा मांगेंगे भी, हाँ भैया इसको सोल्व करके दिखा दो। तो आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दो, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b, इस पॉइंट को नाम दे दिया c। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स तो क्या इंटू ई है, तो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर निकालना है, ये निकालना है, मतलब क्या निकालना है, बीसी निकालना है। सो क्या निकाला, साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज पता है, बीसी बाय ए सी, नहीं सॉरी बीसी बाय ए बी। तो आपको पता है बेटा यहां से परपेंडिकुलर कितना आ गया, ए बी साइन थीटा, और ये कितना है 2a साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी। दैट मीन्स क्या है आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, भाई हमारे पास इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो मेन था बस, वरना मैं ये वाला मेथड नहीं करवाता। आपको अगर कंपेयर करना हो 2a ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया थीटा, तो 2a साइन सॉरी 2a cos थीटा, इधर गया 2a साइन थीटा, बस बात खत्म। तो 2a साइन थीटा, बट ये पेपर में लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। पुट कर दे वैल्यू, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स बिकम क्यू इनटू ई, और ये कितना निकल गया 2a साइन थीटा। बट इस रिजल्ट को देख के मुझे कहीं पे भी डाइपोल वाली फील नहीं आ रही। वो कब आता है, जब क्यू इंटू 2a मतलब p दिखेगा, तो क्या लिख दिया p e साइन थीटा। यहां तक क्लियर है, दैट्स टॉर्क, दैट्स टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया p e साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म इट विल फाउंड टू बी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। इसके नॉर्मल वेक्टर होता है ना बेटा, एक्सियल वेक्टर होता है, जिस बिहाफ पे दे विल फाउंड, भी हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर इसका एक्सियल वेक्टर अंदर की तरफ ऐसे रोटेट होता है। कोई छोड़ो, उसके लिए नहीं, आप सिंपल लर्न भी कर सकते हैं पी क्रॉस ई वेक्टर। यहां तक क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, जब डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस केस पे उस पर कोई फोर्स नहीं लगता जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूं यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म का भी बता के चलूंगा। यहां तक कंफर्म है? अच्छा, इसके 2-3 केस लिख देना, कभी स्कूल वाले बिना बात के नंबर काट लें आपके। केस फर्स्ट, जब एंगल कितना होता है बेटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों केसेस के लिए आपको पता है साइन थीटा कितना होता है 0, दिस इंप्लाइज टॉर्क भी कितनी हो जाएगी 0। केस सेकंड में क्या एंगल होता है 90 डिग्री, वही टॉर्क वाला रिजल्ट है, तो आपको पता है साइन थीटा कितना होता है +1। तो इस केस में जो टॉर्क होता है वो कितना होता है P इंटू ई, विच इज मैक्सिमम। ये क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क। मुश्किल तो लग रहा? ये कब है, जब किसमें बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें एक लाइन लिखवा देता हूं, यही वाली शुरू वाली ही, कभी आप ना लिखें। इसमें क्या कहा था, लेट अ डाइपोल, लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल moment P which is equal to Q into 2a, P which is equal to Q into 2a is placed in an uniform electric field with an angle theta। ठीक है बेटा, ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये आपका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, किसके अंदर बेटा बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? खुद सोचो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कहीं पे फील्ड ज्यादा, कहीं पे फील्ड कम। मान सकता हूं मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, मान सकते हैं। आपको पता बेटा जहां जहां फील्ड पास लाइन्स होंगी, जहां जहां पास लाइन्स होंगी वहां पे फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे दूर जाएंगे वहां फील्ड क्या होती रहती है? वीक। मानते हो? अगर मैं बेटा यहां पे क्या रख देता हूं, कोई एक डाइपोल रख दिया, लेट यहां पे कितना है माइनस क्या हो, यहां पे कितना है प्लस क्या हो, इसके बीच ये सेपरेशन कितनी है 2 है। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो दे विल प्रोवाइड सम टॉर्क डेफिनेटली, बट क्या टॉर्क सिर्फ अपनी जगह घूमेगा या आगे पीछे भी मूव करेगा? देखते हैं। देखिए आपको पता बेटा जब माइनस क्या हो चार्ज को रखा था, इस पे फोर्स कहां लगता है? इधर क्या हो इंटू ई। इस पे फोर्स कहां लगता है? इधर क्या हो इंटू ई। आपको पता है दोनों लोकेशंस अलग अलग हैं। मैंने कहा इस लोकेशन को नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दे दिया क्या हो E1, इसको नाम दे दिया क्या हो E2। आपको जैसा कि अभी मैं बता के हटा हूं भी हमारे पास जहां फील्ड पास है तो मतलब फील्ड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन फील्ड ऑफ E2। दोनों तरफ क्या से मल्टीप्लाई करो, क्या ऑफ E1 शुड बी ग्रेटर देन क्या ऑफ E2। ये क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट मतलब माइनस वाला, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस वाला, और ये क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस वाला। कौन सा बड़ा है? माइनस वाला। तो ये मूव करेगा, क्या करेगा? मूव करेगा कहां? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ, या इसको ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। एक तो ऊपर वाला यूनिफॉर्म केस में क्या था बेटा? अभी मूव नहीं हो रहा, जस्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे। इस वाले केस में बेटा ये मूव भी करेगा और रोटेट भी करता हो जाएगा अगर लाइन ऑफ एक्शन क्या है अलग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इस वाले केस में आप कह सकते हैं भी यहां पे लगने वाला नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। बट इस वाले केस में फोर्स 0 होता है बट टॉर्क 0 नहीं होती अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। बट अगर सेम हो तो देन दोनों केसेस में 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। बट उस केस में फोर्स नेट तो फिर भी 0 नहीं होगा। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई थिंक रहेगा आप सभी को ये चीज दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आइए इसका एक छोटा सा आर्टिकल और बचा है, उसको भी कवर करते हैं ताकि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका 3 नंबर का कंफर्म है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली, तो वो आपका यहां से कवर अप हो जाएगा। पहले इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बेटा हमारा एक और आर्टिकल जो क्या था, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी अपने आप में मायने रखता है। जेईई मेन एग्जाम पे भी इसके ऊपर आपके 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं अब से पहले, एक 2003 में, एक 2007 में आई थिंक, 2007 एंड 2011 में आपके पास 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इसी आर्टिकल के बिहाफ पे। चलो ध्यान देते हैं। देखो इसमें क्या कहा? एनर्जी पोसेस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनर्जी पोसेस का मतलब है गेन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है? तो then देखते हैं यार भी अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? ध्यान दें। अरे मैंने कहा अभी लेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है ना। और किसी डाइपोल जिसपे चार्जेस कितने हैं, कितने थे बताए थे या नहीं बताए थे? लेट ऊपर भी बना ले यार, ये जा रहा है ना, अपनी तो खेती है। तेरा करना गुजरा हो गया। हाँ भाई ध्यान दे, मैंने कहा लेट को एक डाइपोल रखा जिसकी डाइपोल लेंथ कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। तो उसने की क्या? अरे ये अगर किसी एंगल थीटा पे रख दिया जाए तो इसने कितनी एनर्जी गेन की? कितनी एनर्जी गेन की? अरे कुछ नहीं, ध्यान दो बेटा। कहते हैं जब कभी कोई बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसे ही हम क्या नाम देते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? 2 मिनट के लिए क्लियर कराऊंगा। जैसे यार पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है भी जब एक बॉडी खुद की फील्ड में ना आते हुए दूसरे की फील्ड में, ध्यान देना क्या कहा, जब कोई बॉडी दूसरे की फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन करती है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद की फील्ड नहीं, चार्जेस दूसरे किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन करते हैं वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। नहीं पल्ले पड़ा? आया हाँ है ना?
चलो एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा यार सपोज करो तुम किसी एक एसपी के दोस्त हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी एसपी का दोस्त हूं, ठीक है भैया, एसपी मेरा एक दोस्त है। मैं बाई चांस मैं जा रहा हूं पुलिस में, बट पुलिस में मेरी तो कोई जान पहचान नहीं, ठीक है ना। बट बाई चांस जाते जाते मेरे को किसी नाके पे पुलिस वालों ने रोक लिया, उसने मेरे चलान काटने लगा। मैंने क्या करा, उठा के साथ एसपी पे फोन मारा, क्या एसपी मेरी बाइक छुड़वा सकता है नहीं छुड़वा सकता, या कार छुड़वा सकता है नहीं छुड़वा सकता। उसने कहा यस, हाँ क्यों नहीं छुड़वा सकता। कैसे, क्यों, क्योंकि मेरी खुद की तो कोई फील्ड है नहीं, पुलिस वालों में जान पहचान नहीं, मेरी तो किसकी थी जान पहचान सारी की सारी, एसपी की। तो एसपी की फील्ड होने की वजह से, एसपी की क्या होने की वजह से, फील्ड होने की वजह से, मेरी पोजीशन होने की वजह से, क्या फिर भी मेरी कोई ना कोई एनर्जी है। हाँ भैया साला कैसे काट देगा मेरा चलान, कहेंगे नहीं कहेंगे, वही काम यहां भी है। रियलिटी में क्या है, मेरी क्या एनर्जी किसकी वजह से है, एसपी की वजह से। क्यों, क्योंकि मैं उसकी फील्ड में, उसके नोन में हूं। तो मेरी पोजीशन दूसरे की फील्ड में होने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। क्या कहा, जब एक बंदा दूसरे बंदे की फील्ड में अपनी पोजीशन, मैंने कहा जैसे मैं एसपी का दोस्त हूं, एसपी की फील्ड के अंदर मैं अगर फंस जाता हूं तो उसमें मेरी जो एनर्जी होगी, समझ पा रहे हो, वही क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं एसपी का दूर का यार दोस्त हूं तो मेरी इतनी एनर्जी नहीं, मतलब दूर है तो एनर्जी कम है, पास हूं तो एनर्जी ज्यादा है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो वही क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, रियलिटी में जो होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर कई तरह से क्लासिफाइड किया, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो ग्रेविटेशनल वाला मास की वजह से होता था, जब एक मास दूसरे मास की फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी गेन करे। जब कोई एक मास दूसरे मास की फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी गेन करे, उसे क्या नाम दिया था, पोटेंशियल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक वाले का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या था, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड में एनर्जी गेन करे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मैग्नेट वाले में मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट की फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी गेन करे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो। एक और इसको टाइप किया गया पोटेंशियल एनर्जी का, पोजीशन, और दूसरा होता है इसकी चेंज इन कॉन्फिगरेशन, जिसे आप नाम दे देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आप कंप्लीट +1 में पढ़ के आ चुके हैं। देखो बताओ उसने कहा इस पे क्या होगा, क्या होगा आपको पता है। यहाँ पे हियर वी नो डेट, सिंपल लिख देंगे वी नो डेट। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, सारी की सारी वही assumption सेम लिख ही देते हैं। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P which is equal to Q into 2A is placed in a uniform electric field E which makes an angle थीटा। वही सेम केस। तो आपको पता है वी नो डेट, इस पे लगने वाला फोर्स तो कितना होगा, यहाँ पे फोर्स नेट तो 0, बट इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होता है, PE sin थीटा। ये भी रिजल्ट निकाल के आए। तो उसने बेटा ये एनर्जी गेन तो करता है, बट ये क्या है, कहते बेटा जब डाइपोल को किसी एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल, नॉर्मली किसी एंगल पे भी होती है, बट वो देखेंगे भी, बताऊंगा कहां से आती है। बट अगर मेरे को ये कहते भी जब मेरे को किसी डाइपोल को, ठीक ये खंबा बोतल में, समझ रहे ना इसको, गंदे इशारे, क्या कहा, चलिए ले लेते। चलो जैसे मैंने कहा दारू की बोतल है, उसको 10 डिग्री पे जुगा रखा था, 10 से 40 पे लाना, या 40 से 20 पे लाना, कुछ भी हो जाए यार, समझ पा रहे हो। 10 से 40 पे लाना, 10 से 40 पे लाना, मतलब छोटे पैक से बड़ा पैक बनाना, 10 से 40 पे लाना, या 40 से 20 पे लाना, बड़े से छोटा पैक बनाना। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। तो वही केस यहां पे बेटा, भी जब आपको पता है भी इस डाइपोल पे टॉर्क तो लगता है, बट अगर मैं इसे रोटेट करता हूं फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल टू अनदर एंगल, मतलब एक θ1 से θ2 एंगल, तो टॉर्क के अगेंस्ट या टॉर्क के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जो भी हमारा ये वर्क होता है, जो भी हमारा क्या होता है बेटा वर्क, वो वर्क ही क्या कहलाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करते हैं, तो आपको पता है कंटिन्यूसली वर्क होगा, और आपको पता है बेटा यहाँ θ चेंज होने से टॉर्क कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या मेथड था, छोटे के लिए निकालते हैं, बड़े के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अभी आर्टिकल थोड़ा सा बीच में समझा रहा हूं ताकि आपके लिए आसान करवा सकूं। तो मैंने कहा लेट dw बी द, क्या मान लिया, छोटा वर्क ना, dw बी द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल एट एन एंगल डी थीटा एंगल से रोटेट किया आपने। तो ये डी थीटा कितना हो जाएगा यार, याद है ना, dw
बिकम टाउ इंटू डी थीटा। छोटे के लिए पता है, रख दे वैल्यू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। छोटे के लिए पता है नहीं पता, छोटे के लिए पता है, बड़े के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पीई कॉन्स्टेंट कहां फेंका, बाहर। कितने एंगल से कितने एंगल पे रोटेट करवा रहा हूं, थीटा 1 से थीटा 2। ये कितना है, 0 से W है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ फटाफट, माइनस कोस थीटा, और लिमिट कितनी है, थीटा 1 से थीटा 2, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर दें तो वर्क डन कितना आ जाएगा, पीई माइनस कोस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस कोस ऑफ थीटा 1, तो कितना आ जाएगा, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, दैट्स द वर्क डन। और ये जो वर्क डन होता है ये क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पीई कोस थीटा 1 माइनस पीई कोस थीटा 2। ये कब आई, जब आपने डाइपोल को रोटेट करवाया फ्रॉम एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, बट उसने कहा अगर 60 डिग्री पे रखा है, 40 पे रखा है, 30 पे रखा है, तब कितना है, तब कितना है। बेटा अगर मैं आपसे एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्कुल बेसिक सा, अगर मैं कहता हूं मैं 10 से 20 तक गया तो मैंने चेंज कितना किया, 10 का। थीटा 1 से थीटा 2 तक गया तो चेंज कितना हुआ, 10 का। 10 से 20। अगर मैं कहता हूं मैं सिर्फ 20 पे हूं, 20 का मतलब क्या है, अगर मैं कभी भी एक सिर्फ डायरेक्ट नंबर बोलता हूं तो उसका मतलब ही क्या होता है बेटा, भी वो सीधा 0 से हम उसको रेफरेंस लेके चलते हैं। कहां से लेके चलते हैं, 0 से। ध्यान से समझना, मेन पॉइंट है। क्या कहा बेटा, अगर मैंने कहा भी अगर मैं 10 से 20 तक जाता हूं, 10 से 20 तक, तब चेंज कितना हुआ, 10 का। अगर मैं कहता हूं मैं 20 पे हूं तो इसका मतलब क्या, मैं कहां पे हूं, 20 पे, मतलब मैंने कहां से शुरुआत कर रखी होगी, 0 से। कहां से शुरुआत कर रखी होगी, 0 से। तो बेटा ध्यान देके चलिएगा भी, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एंगल दे दे, 20 एंगल से इस एंगल गया तब तो ये आएगा, बट उसने क्या दिया, एग्जैक्ट किसी एंगल में पूछ ले तब कैसे निकाल लें, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, 0 से निकाल लो। कोस का फंक्शन 0 कौन से डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। सुना नहीं सुना, तो फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से जब लेके चलते हैं, कहां से लेके चलते हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि वहां 0 से काउंट होगा अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे देखना है। तो cos 0 कौन से पे होता था, 90 पे। तो 90 से जब आप किसी एंगल पर्टिकुलर थीटा पे रोटेट करते हैं, थीटा पे रोटेट करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, वर्क डन। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे ये कह दे भी मुझे 60 डिग्री पे बताओ तो इसका कोई मतलब नहीं, इसने कहा भी 90 से 60 तक लाओ। अगर मेरे को कह दे 30 से 60 तक ले जाओ, 60 से 30, वो तो क्लियर है। अगर मुझे कह दे 60 पे कितना है, तो कुछ नहीं, 90 से 60 तक लाओ। मैंने कहा 40 पे कितना है, इसने कहा कुछ नहीं, 90 से 40 तक लाओ। मैंने कहा 5 पे कितना है, इसने कहा कुछ नहीं, 90 से 5 तक लाओ। मतलब लाना कहां से पड़ेगा, 90 डिग्री से ही लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोस 90 में कितना होता है, 0 से स्टार्ट किया। यहां तक क्लियर, पुट कर दें तो कितना हो गया, पीई कोस 90 माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोस 90 0, माइनस बाहर फेंका तो माइनस पीई कोस थीटा। तो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एट एनी रेफरेंस पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ है ना, समझ में आया नहीं आया, अच्छा जी। अब बेटा इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं पहले या थोड़ा सा कर ले, चलो इसको पहले कवर कर देते हैं, फिर लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। पहला बेटा केस, अगर आपका एंगल 0 डिग्री हो, 180 पे टॉर्क को तो 0 ही थी, बट इसके तीनों केसेस अलग अलग लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। थीटा जब 0 होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा, पी ई साइन थीटा, साइन 0 0 तो टॉर्क 0। पोटेंशियल एनर्जी जिसका यू सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, क्या सिंबल यूज कर लिया, यू, है ना। कितना है, cos 0 पे 1 तो कितनी होगी, माइनस पीई। तो डेट्स द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है बेटा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क 0 तो ये कौन सी स्टेट होती है, स्टेबल। आपको पता है बेटा, जब हमारे पास एनर्जी कम हो, एनर्जी मिनिमम हो, तब उस केस में बेटा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का रूल है ना बेटा, आपने सिंपल सुना होगा, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वही केस यहाँ पे भी है। हाँ, अगला केस, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन 90, टॉर्क तो कितनी हो जाएगी, P इंटू ई, टॉर्क मैक्सिमम मतलब घूमेगा। और इस केस में जो इसकी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, cos 0 cos 90 सॉरी 0,
बट मैक्सिमम टॉर्क तो है, जिस वजह से क्या हो जाता है अनस्टेबल। क्या हो जाता है अनस्टेबल। तीसरा केस, अगर थीटा कितना हो 180 डिग्री, टॉर्क तो 0 बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी cos 180 -1, तो कितना हो जाता है प्लस पीई। हाँ है ना, cos 180 कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाता है आपका हाईली अनस्टेबल। तो हो जाता है हाईली अनस्टेबल। तो अगर कोई भी डाइपोल को अगर आप छोड़ देते हो तो वो कोशिश करेगा खुद को भी वो 0 डिग्री पे ही ओरिएंट कर ले, ताकि वो उस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? मुश्किल तो लगा? एक बार इसको लिखवा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर असम्पशन तो वही लिख लेंगे, उससे पहले डेफिनेशन लिख देना, लिख लो। द एनर्जी गेन बाय, ये मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की इसमें, द एनर्जी गेन बाय an electric dipole due to its position in an electric field, the energy gained by an electric dipole due to its position in an electric field is called its potential energy, and mathematically is equal to the work done in taking, and mathematically is equal to the work done in taking a unit, work done in taking की जगह रोटेटिंग लिख लो, in rotating a dipole from reference point या reference angle, that is theta is equal to 90 degree, that is 90 degree, रेफरेंस एंगल दैट इज 90 डिग्री टू द, ब्रैकेट बंद करके, टू द प्रेजेंट एंगल। ठीक है बेटा, तो आपका क्या दे देगा पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? लिख लीजिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो रही तो दोबारा रिपीट करके सुन के लिख सकते हैं। यहां तक कंफर्म? अच्छा बेटा, इसमें ना लगे ला रहे, इसको 2 मिनट का हो रहा आर्टिकल आपका, थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूं, यहीं पे खत्म करवाता हूं। जो जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, या सीबीएसई या एचपीएससी बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चनों में से कंसीडर होते हैं, इसको मत भूल जाना बेटा। ये जो 5 आर्टिकल करवाए इनमें से आपके 4 नंबर कंफर्म है पेपर में मिलेंगे, 3 से 4 नंबर। ध्यान दें बेटा, अगर आपके पास ये कह दिया जाए भी अगर डाइपोल को जब फील्ड में रखा तो ये कुछ सिचुएशन आई सारी की सारी, बट अगर यार आपको ये कह दिया जाए भी अगर मुझे वर्क करना है किसी पार्टिकल को स्टेबल से अनस्टेबल या अनस्टेबल से स्टेबल तक लाना हो, तो जो भी बेटा नेट वर्क डन होता है हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, फाइनल एनर्जी, ध्यान देना, माइनस इनिशियल एनर्जी। जो चेंज होता है बेसिकली वही आपका क्या कहलाता है, वर्क डन। ये ध्यान देना बेटा, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट। यहां पे 2 केस बनते हैं। पहला, अगर आपको डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है, ध्यान देना, स्टेबल टू अनस्टेबल ले जाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था वर्क कितना होगा। स्टेबल से अनस्टेबल, बच्चों को यही नहीं ध्यान है यार, स्टेबल है ठीक है, कौन सी डिग्री पे था 0 पे, अनस्टेबल है कौन सी डिग्री पे था 180, तो बच्चों को पहले तो वो निकालना, फिर एनर्जी निकालनी, 11 वही चीज था। बट आपको यहां साफ साफ दिख रहा है, तो वर्क डन क्या है, स्टेबल वाले की एनर्जी स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इन अनस्टेबल स्टेट माइनस एनर्जी इन स्टेबल स्टेट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कितनी अनस्टेबल में एनर्जी कितनी थी, पीई, अनस्टेबल में कितनी है, माइनस ऑफ माइनस पी, तो कितना हो गया, प्लस 2p, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। है लाइन का? खुद सोचो, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी, 2p तो आएगा ही आएगा। क्या लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो अनस्टेबल होगा। दूसरी स्टेट कहां जाना है, अनस्टेबल टू स्टेबल, तो वर्क डन कितना होगा, सेम क्वेश्चन, वर्क डन स्टेबल वाले की एनर्जी माइनस पीई, अनस्टेबल वाले की एनर्जी माइनस पीई, तो कितना हो गया, -2pe। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। भी यार अगर स्टेबल में जाना है, सीधी बात सोचो, स्टेबल में जाना है तो एनर्जी लॉस करना है, अनस्टेबल में जाना है तो एनर्जी गेन करना है, मतलब प्लस माइनस तो वहां से भी क्लियर हो जाता है। बट दैट्स द रियल रिजल्ट जो आपकी 2 बार पूछा जा चुका है आपको। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका होगा बेटा।
आई होप सो आप सभी बच्चों को सारी कुछ चीजें, सारे पॉइंट्स ये क्लियर हो चुके होंगे बेटा। सो गुड लक बेटा, एंड कोशिश कीजिए बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं। जो आपके लेक्चर्स वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली में डल रहे हैं, बट आपका स्पोर्ट हल्का सा कम पड़ रहा है। मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे बेटा एक बार थोड़ा सा जोर और लगाएं, ताकि, या थोड़ा क्या यार रियलिटी बताऊं, पूरा ही जोर लगाओ। सिंपल सी बात है, अगर आपका बेटा एक पूरा जोर लगेगा तो देन मजा ही अलग आएगा। एंड देन फिर उसके बाद बेटा आपको कंपटीशन की ट्रिक्स के जो मेथड है वो भी यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो बेसिकली प्रोवाइड की ट्रिक होते हैं। जैसा कि आप देख चुके बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ अभी तक आपको 2 ट्रिक्स बता के चला हूं, और उन 2 ट्रिक्स के बिहाफ पे आई थिंक मेरे ख्याल से जो बाकी टीचर्स बताते हैं या जहां बाकी आप समझते हैं, शायद उनसे हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश की है अपने बिहाफ पे। बाकी आप सभी जानते हैं।